नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत मंत्रिमंडल क्या होता है, इसके संवैधानिक उपबंध कौन कौन से हैं, वर्तमान में मंत्रिमंडल की क्या भूमिका है, उसके बाद में हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के मध्य अंतर का अध्ययन करेंगे और लास्ट में किचन कैबिनेट और जो छाया मंत्रिमंडल होता है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मंत्रिमंडल किसकी बात करते हैं? मंत्रिमंडल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन सा? मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। मंत्रिमंडल का मतलब होता है कैबिनेट। कौन होती है? कैबिनेट। ठीक है, तो मंत्रिमंडल क्या होती है? तो सीधी सी परिभाषा है मंत्रिमंडल का जो अर्थ है या क्या होती है। तो मंत्रिमंडल का अर्थ है कि जो मंत्रिपरिषद है, कौन है? मंत्रिपरिषद। उस मंत्रिपरिषद की अंतः परिषद, मंत्रिपरिषद की अंतः परिषद अर्थात मंत्रिपरिषद की अंतः परिषद अर्थात व्यवहारिक रूप में सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय है। ठीक है, ये मंत्रिमंडल की क्या है? परिभाषा है। ठीक है ना। तो मंत्रिमंडल क्या होता है? तो मंत्रिमंडल होता है कि मंत्रिपरिषद की ये क्या है? अंतः परिषद है। कैसे है अंतः परिषद, उसके भी चर्चा करेंगे। तो मंत्रिपरिषद की अंतः परिषद है अर्थात व्यवहारिक रूप में ये सर्वोच्च क्या है? नीति निर्धारक निकाय है। मतलब केंद्र सरकार का, या यूँ कहें कि अपनी जो राजनीतिक एवं जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च निकाय है, सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय माना जाता है। किसको? मंत्रिमंडल को। ठीक है, अंतः परिषद कैसे है? तो अंतः परिषद हमने आपको पहले बताया था कि अपने यहाँ जो मंत्रिपरिषद है उस मंत्रिपरिषद का श्रेणीकरण किया गया है। मंत्रिपरिषद का क्या किया गया है? श्रेणीकरण किया गया है। और कितने प्रकार से श्रेणीकरण किया गया है? 3 प्रकार से। एक आपके कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री। एक आपके कौन से? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले। और एक आपके कौन से होते हैं? उपमंत्री होते हैं। ठीक है ना। तो ये श्रेणीकरण किया गया है किसका? मंत्री परिषद का। तो जो मंत्रिमंडल होता है ये मंत्री परिषद का एक अंतः परिषद होता है, एक अंतः परिषद होती है, या यूँ कहें कि ये व्यवहारिक रूप में सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय है। तो मंत्री परिषद का अंतः परिषद निकाय इसलिए होता है क्योंकि मंत्रिमंडल में कौन से स्तर के मंत्रियों को शामिल किया जाता है? कैबिनेट मंत्री जो है ना वो किस में शामिल किए जाते हैं? आपके मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की एक अंतः परिषद है जिसके अंतर्गत आपके कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। और ये जो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मिलने वाली जो परिषद है, जो मंडल है, जिसको हम कैबिनेट कहते हैं, यही देश की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्थान होती है। ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मंत्रिमंडल क्या होता है? तो मंत्रिमंडल का मतलब ही होता है कौन? कैबिनेट मंत्री। कौन होता है? कैबिनेट या कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर बनने वाले जो परिषद है, बनने वाला जो मंडल है, वही आपका कौन सा होता है? मंत्रिमंडल होता है, जो मंत्री परिषद का क्या है? एक अंतः परिषद है। ठीक है ना। या व्यवहारिक रूप में देश की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्थान या निकाय है कौन? मंत्रिमंडल या आपका कैबिनेट। ठीक है। दूसरा, इसका संवैधानिक आधार क्या है? बात करें किसकी? संवैधानिक आधार की। तो इसका जो संवैधानिक आधार है वो क्या है? ठीक है ना। हमने जान लिया कि मंत्रिपरिषद क्या है। अब हम बात करें कि इसका संवैधानिक आधार क्या है। तो यहाँ आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि जो मूल संविधान था उस मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का कोई उल्लेख नहीं था। मतलब मूल संविधान में मंत्रिमंडल का कोई संवैधानिक आधार नहीं था। परंतु जो आर्टिकल 32 है आपका, कौन सा? आर्टिकल 352 है,
आर्टिकल कौन सा है 352 है। इस आर्टिकल 352 में कौन से संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हुआ था कब 1978 में, मतलब मोरारजी देसाई की सरकार के समय जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुआ, इसी के माध्यम से आर्टिकल 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, कौन सा 352, तो इसमें किसका उल्लेख किया गया, इसमें कैबिनेट का, इसमें मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। तो संवैधानिक आधार के बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि मूल संविधान में मंत्रिमंडल का कोई संवैधानिक आधार नहीं था, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 352 में केवल एक ही जगह, और वो भी कौन सा आर्टिकल 352 में किसका उपबंध किया गया, मंत्रिमंडल शब्द का उपबंध किया गया। तो ये इसका क्या है, संवैधानिक आधार है, ये इसका क्या है, संवैधानिक आधार है। तो पहली बात हमने क्या जानी कि मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, तो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की एक अंतः परिषद होती है जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। व्यवहारिक रूप में देश की सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय है, संस्था है कौन, मंत्रिमंडल। दूसरा, इसका संवैधानिक आधार क्या है, तो दो बातें, मूल संविधान में इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं था, मतलब मूल संविधान में मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं था। बाद में कौन सा संविधान संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन 1978 करके जो हुआ था, कौन सी सरकार के समय, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार के समय जो 44वां संविधान संशोधन किया गया के द्वारा आर्टिकल 352 में संवैधानिक आधार दिया गया, संविधान में उल्लेख किया गया किसका, मंत्रिमंडल का। ठीक है, आगे बात करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मंत्रिमंडल की कौन सी भूमिका है, तो भूमिका की यदि हम बात करें तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिन पर सामान्यतः क्या बनता है, प्रश्न बनता है। तो मंत्रिमंडल की भूमिका, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मंत्रिमंडल जो होता है ना, कौन, मंत्रिमंडल, ये क्या है, ये सर्वोच्च, ये क्या है, सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय है। क्या है, सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय है, किसका, केंद्र सरकार का। ठीक है ना, ये एक क्या है, समन्वयकारी, क्या है, एक समन्वयकारी निकाय है। कैसे निकाय है, तो विभिन्न जो मंत्रालय हैं उन विभिन्न मंत्रालयों के मध्य यदि विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो उन विवादों का निपटारा यही करती है। विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय स्थापित करने का काम कौन करती है, ये मंत्रिमंडल ही करती है। तीसरा, जो मंत्रिमंडल होता है, गौड़ मंत्रिमंडल, ये राष्ट्रपति की, ये क्या है, ये राष्ट्रपति की सर्वोच्च सलाहकारी संस्था है, सर्वोच्च सलाहकारी संस्था होती है, सर्वोच्च सलाहकारी संस्था है। ठीक है ना, और इसकी सिफारिश, इसकी सलाह राष्ट्रपति पर क्या है, बाध्य है, इसकी सलाह है बाध्यकारी है, इसकी सलाह क्या है, बाध्यकारी है। किसको मानना अनिवार्य है, राष्ट्रपति को मानना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है ना, इसके अलावा देखें तो ये देश की क्या है, मुख्य आपदा प्रबंधक निकाय है, आपदा प्रबंधक निकाय है कौन, ये आपका कैबिनेट। ठीक है, आगे देखें तो देश की जो मतलब देश के जो मुख्य विधायी कार्य हैं, कौन से, प्रमुख जो विधायी कार्य हैं, प्रमुख विधायी कार्य एवं वित्तीय कार्य, एवं कौन से, वित्तीय कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है, करने वाली क्या है, सर्वोच्च संस्था है कौन, या सर्वोच्च निकाय है कौन, आपका मंत्रिमंडल। ठीक है ना, तो सर्वोच्च क्या है, निकाय है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। इसी प्रकार से जो देश की विदेश नीति है, कौन सी है, देश की विदेश नीति का निर्धारण करने वाली, का निर्धारण करने वाली क्या है, सर्वोच्च संस्था है। निर्धारण करने वाली क्या है, सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च निकाय है। कौन,
मंत्रिमंडल। इसी प्रकार से अगर आप देखना चाहो तो जितनी भी आपकी संवैधानिक, मतलब जो सर्वोच्च संवैधानिक एवं वरिष्ठ प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करने वाली संस्था है, उनके ऊपर नियंत्रण रखने वाली क्या है, संस्था है। कौन? मंत्रिमंडल। तो आपको क्या ध्यान रखना है मंत्रिमंडल के संदर्भ में कि मंत्रिमंडल जो है वो देश की क्या है, सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय है। क्या है? समन्वयकारी निकाय है, मतलब विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय स्थापित करने का काम करती है। यदि विभिन्न विभागों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उनका समाधान करने का कार्य करती है। कौन? आपकी मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की क्या है, ये सर्वोच्च सलाहकारी संस्था है। इसने सलाह जो राष्ट्रपति को दी है वो राष्ट्रपति को क्या है, अनिवार्य रूप से मानना अनिवार्य है, मतलब राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। ये क्या है, मुख्य आपदा प्रबंधक निकाय है देश का। जितने भी विधायी कार्य हैं, जितने भी वित्तीय कार्य हैं, विधायी कार्यों का मतलब ये हो गया कि संसद में जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, संसद में जो महत्वपूर्ण विधेयक जो प्रस्तुत किए जाते हैं उनका मसौदा तैयार करने वाली, उनका प्रारूप तैयार करने वाली संस्था होती है आपकी कौन सी, मंत्रिमंडल। ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण विधायी और वित्तीय कार्य करने वाली, देश की विदेश नीति का निर्धारण करने वाली है। ठीक है ना। इसके साथ ही जो संवैधानिक जो नियुक्तियां होती हैं, है ना, और जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है उनकी नियुक्ति करने वाली क्या है, ये सर्वोच्च संस्थान है। कौन? मंत्रिमंडल। कौन है? मंत्रिमंडल। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। ठीक है ना। मंत्रिपरिषद और किसमें, मंत्रिमंडल। किसमें? मंत्रिमंडल, जिसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट। तो इसमें क्या क्या अंतर होते हैं ये आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। तो मंत्रिपरिषद की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, मंत्रिपरिषद की यदि हम बात करें तो ये एक बड़ा निकाय होता है, एक बड़ा निकाय होता है। ठीक है ना। एक बड़ा क्या है, निकाय होता है। बड़ा निकाय का मतलब ये हो गया, आपको पता है कि जो मंत्रिपरिषद है इसकी जो सदस्य संख्या है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम कितना, 15% हो सकता है। ठीक है ना। कितना परसेंट हो सकता है, 15% हो सकता है। मतलब मंत्रिपरिषद में जो है ना 70-80, मंत्रिपरिषद में 70-80 तक क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद जो है ना वो एक क्या है, बड़ा निकाय है। जबकि किसकी बात करें, मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल एक क्या है, छोटा निकाय है। क्या है, एक छोटा निकाय है। अब ये छोटा निकाय क्यों है, क्योंकि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को ही क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। मतलब कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं वो ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। इस वजह से ये क्या बन जाता है, एक छोटा निकाय है जिसमें 20 से कितने, 30 सदस्य सामान्यतः क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो पहला अंतर आपको क्या ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद तो क्या है, एक बड़ा निकाय है जिसमें 70-80 तक क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल जो है ना वो एक क्या है, छोटा निकाय है जिसमें 20 से क्या होते हैं, 30 सदस्य शामिल होते हैं। क्योंकि मंत्रिमंडल जो है ना वो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से ही मिलकर बनता है। ठीक है ना। यहाँ एक प्रश्न बनता है, प्रश्न ये बनता है कि मंत्रिमंडल, ये कैबिनेट मंत्रिमंडल बनता है, ऐसे प्रश्न आ गया कि मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, ये प्रश्न है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा कि कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, ऑप्शन होगा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री क्या होते हैं, शामिल होते हैं, या कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जो है ना वो क्या होते हैं, शामिल होते हैं, या फिर आ जाए कि कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इसमें केवल कौन से मंत्रियों को शामिल किया जाता है, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। फिर यहाँ प्रश्न आए कि मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं,
इसमें मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। तो कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं क्या, या कैबिनेट स्तर के राज्य मंत्री और उपमंत्री, या कैबिनेट और राज्य मंत्री, या कैबिनेट और उपमंत्री शामिल होते हैं। तो मंत्री परिषद में तीनों प्रकार के मंत्रियों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे ना, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो कि मंत्रिमंडल में केवल कौन शामिल होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री ही क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। दूसरा बात करें कि जो मंत्री परिषद है, कौन मंत्री जो परिषद है, उस मंत्री परिषद का भाग है कौन, मंत्रिमंडल। या यूँ कहें कि मंत्री परिषद का जब श्रेणीकरण किया जाता है तो उस श्रेणीकरण के अंतर्गत आते हैं कौन से मंत्री, कैबिनेट मंत्री। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे मंत्रिमंडल में कि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का, किसका, मंत्री परिषद की एक अंतः परिषद है। क्या है, एक अंतः परिषद है। ठीक है ना, क्योंकि किससे मिलकर बनती है, ये कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मिलकर बनती है। तो दूसरा अंतर आपको क्या ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद की अंतः परिषद होती है कौन, मंत्रिमंडल, न कि मंत्रिमंडल की अंतः परिषद होती है कौन, मंत्री परिषद। ठीक है ना, तो ध्यान रख लोगे दूसरा अंतर। तीसरा, अगर आप मंत्री परिषद के अंतर्गत आप जाओगे तो जो मंत्री परिषद होती है इसकी कभी भी क्या नहीं होती, सामूहिक बैठक नहीं होती, सामूहिक बैठक नहीं होती है। किसकी, मंत्री परिषद की सामूहिक बैठक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि एक बड़ा निकाय है तो सामूहिक बैठक होना संभव नहीं है। मंत्रिमंडल की क्या होती है, सामूहिक बैठक होती है। क्या होती है, सामूहिक बैठक होती है। ठीक है ना, और होती है और कम से कम एक बैठक हो जाएगी। कब, एक बैठक सप्ताह में हो जाती है। किसमें, सप्ताह में क्या हो जाती है, एक बैठक हो जाती है। किसकी, मंत्रिमंडल की। ठीक है, फिर मंत्रिमंडल के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि मंत्रिमंडल नीति निर्धारक होती है। मंत्रिमंडल क्या होती है, नीति निर्धारक निकाय है। क्या है, नीति निर्धारक निकाय है। ठीक है ना, फिर मंत्री परिषद में आप क्या करोगे कि मंत्रिमंडल ने जो नीतियां बनाई है, मंत्रिमंडल ने जो नीतियां बनाई हैं उनको लागू करने में सहयोग करने वाली संस्था होती है कौन सी, मंत्री परिषद। तो क्या ध्यान रखोगे कि नीतियों को लागू करवाने में सहायक में क्या होती है, सहायक होती है। कौन होती है, मंत्री परिषद होती है। जबकि मंत्रिमंडल जो है ना वो क्या होता है, नीति निर्धारक निकाय होता है। ठीक है ना, संवैधानिक आधार की बात करें, किसकी बात करें, संवैधानिक आधार की बात करें तो जो संवैधानिक आधार है किसका, इस मंत्री परिषद का, तो वो तो आपके कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 74 एवं 75 में किसका संवैधानिक आधार है, मंत्री परिषद का संवैधानिक आधार है। अगर हम बात करें किसकी, मंत्रिमंडल की संवैधानिक आधार की, तो इसका जो संवैधानिक आधार है, इसका जो संवैधानिक आधार है वो संवैधानिक आधार आपके अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद कौन से में है, 352 में किसका संवैधानिक आधार है, मंत्रिमंडल का संवैधानिक आधार है। ठीक है ना, एक और अंतर आप करना चाहो तो ये जो मंत्री परिषद होती है ना, कौन, मंत्री परिषद, ये सामूहिक रूप से, कौन से रूप से, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो ये तो मंत्रिमंडल भी होगा ना, क्योंकि मंत्रिमंडल जो है वो इसी का तो क्या है, एक अंतः परिषद है। कौन, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का ही तो है ना। तो इसमें आपने क्या लिखा कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप इधर ध्यान रख लेना कि ये सामूहिक, मंत्रिमंडल क्या करती है, मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व को लागू करवाने वाला निकाय है, लागू करवाने वाला निकाय है। कौन, मंत्रिमंडल। तो ये मुख्य अंतर है आपके किसमें,
मंत्रिमंडल में, मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और किस में, कैबिनेट में। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि मंत्री परिषद का निर्माण किससे होता है। तो मंत्री परिषद का निर्माण कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्रियों से होता है। कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण किससे होता है। तो मंत्रिमंडल में केवल कौन से मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री। मतलब कैबिनेट मंत्री जो है ना वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन जरूर चेंज कर सकता है और वो ये दे सकता है कि मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं एवं प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री के अलावा कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, या कैबिनेट राज्य और उपमंत्री क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो ध्यान रख लेना कि कैबिनेट, प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्री क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इस प्रकार का एक ऑप्शन बनाया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये आपका मुख्य अंतर है किसमें, मंत्रिमंडल और किसमें, मंत्री परिषद में। ठीक है। अब हम बात करेंगे, स्क्रीन शॉट ले लो, बात करते हैं किसकी, किचन कैबिनेट की, किचन कैबिनेट। ठीक है। तो किचन कैबिनेट जो होता है ना, इसको कौन सा कैबिनेट भी बोलते हैं, आंतरिक कैबिनेट भी बोलते हैं। तो किचन कैबिनेट होता क्या है, किचन कैबिनेट होता क्या है। तो जो किचन कैबिनेट होता है ना, इसको आंतरिक कैबिनेट भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो आंतरिक कैबिनेट क्यों बोला जाता है, किचन कैबिनेट होता क्या है उसकी बात करें। किचन कैबिनेट सत्ता का सर्वोच्च निकाय होता है या सर्वोच्च केंद्र होता है। किसका, सत्ता का सर्वोच्च केंद्र होता है। कौन, सत्ता का सर्वोच्च केंद्र होता है कौन, ये किचन कैबिनेट। ठीक है ना। तो सत्ता का सर्वोच्च केंद्र कैसे होता है, किचन कैबिनेट में कौन कौन शामिल होते हैं। तो किचन जो कैबिनेट होता है ना, इस किचन कैबिनेट में कैबिनेट स्तर के मंत्री, कौन, कैबिनेट स्तर के मंत्री क्या होते हैं, शामिल होते हैं। कौन से स्तर के, कैबिनेट, किचन कैबिनेट में कैबिनेट स्तर के मंत्री जो है ना वो क्या होते हैं, शामिल होते हैं। साथ ही में जो बाहरी व्यक्ति जो होता है, कौन सा, बाहरी जो व्यक्ति होता है, उस बाहरी व्यक्ति को भी शामिल किया जा सकता है। किसमें शामिल किया जा सकता है, किसमें, किचन कैबिनेट में। मतलब किचन कैबिनेट में आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, किसी बाहरी व्यक्ति को भी क्या किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हो गया कि कैबिनेट स्तर के वही मंत्री और बाहरी वही व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है जो प्रधानमंत्री का क्या हो, विश्वास पात्र, प्रधानमंत्री का क्या होता हो, विश्वास पात्र, एवं प्रधानमंत्री का क्या हो सकता है, मित्र हो सकता है, और प्रधानमंत्री का करीबी हो सकता है। कौन हो सकता है, प्रधानमंत्री का करीबी हो सकता है। कहने का मतलब यह हो गया कि जो किचन कैबिनेट होता है ना, जिसे आंतरिक कैबिनेट कहते हैं, इसमें 2-4 सदस्य शामिल होते हैं, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री या कोई बाहरी व्यक्ति हो सकता है, परंतु वो प्रधानमंत्री का विश्वास पात्र व्यक्ति होना चाहिए या प्रधानमंत्री का करीबी या मित्र होना चाहिए। अर्थात किचन कैबिनेट में प्रधानमंत्री का विश्वास पात्र जो 2-4 व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। और ये जो 2-4 व्यक्ति होते हैं जो किचन कैबिनेट में शामिल होते हैं, ये प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण विषयों पर क्या करते हैं, सलाह देते हैं। ये किचन कैबिनेट ही क्या करती है, सभी नीतियों का निर्धारण करती है और उसका अनुमोदन करवाने के लिए किसके पास भेज देती है, कैबिनेट के पास, मंत्रिमंडल के पास भेज देती है। ठीक है ना। इसका कोई संवैधानिक आधार है क्या, संविधान में किचन कैबिनेट का कोई उल्लेख है क्या। तो संविधान में किचन कैबिनेट का कोई उल्लेख नहीं है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। ये जो ब्रिटिश लोकतांत्रिक जो परंपरा है, यूएसए की जो लोकतांत्रिक परंपरा है, उसी की एक क्या मानी जाती है, देन मानी जाती है। कौन, किचन कैबिनेट। और ये जरूर ध्यान रख लेना कि भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब का क्या हुआ है, किचन कैबिनेट रहा है।
जैसे वर्तमान में अगर हम मोदी की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर बात करें, तो उनके किचन कैबिनेट में जो है ना अमित शाह हैं, है ना, रक्षा मंत्री जो हैं आपके अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं, है ना, राजनाथ सिंह हैं, आपकी जो वित्त मंत्री है वो क्या है, और अन्य कोई एक आधा क्या हो सकता है इसमें शामिल हो सकता है। तो वो किसका किचन कैबिनेट हो गया, प्रधानमंत्री का किचन कैबिनेट हो जाता है। ठीक है, एक आता है आपका छाया मंत्रिमंडल। कौन सा आता है, छाया मंत्रिमंडल। ठीक है ना, तो छाया जो मंत्रिमंडल है, मतलब जिसको शैडो कैबिनेट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, शैडो कैबिनेट इसको बोला जाता है। तो छाया मंत्रिमंडल होता क्या है वास्तव में, तो इसको समझने का प्रयास कर लेना। छाया मंत्रिमंडल जो होता है ये सत्ता पक्ष के खिलाफ, मतलब जिस दल की सरकार होती है और जो विपक्ष में होता है, तो विपक्ष जो होता है उस विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष के खिलाफ क्या बनाया जाता है, छाया मंत्रिमंडल बनाया जाता है। जैसे सत्ता पक्ष में जैसे मान के चले कि हम मुख्यमंत्री होता है, जैसे राजस्थान के संदर्भ में हम जाएं तो जो 13वीं विधानसभा थी, कौन सी 13वीं जो विधानसभा थी, उस 13वीं विधानसभा में वसुंधरा के द्वारा, किसके द्वारा, वसुंधरा राजे के द्वारा, जो कि कौन सी पार्टी की नेता थी, विपक्षी पार्टी की नेता थी, के द्वारा क्या किया गया था, छाया मंत्रिमंडल बनाया गया था। तो छाया जो मंत्रिमंडल होता है ना, ये सामान्यतः बनाता कौन है, विपक्षी जो दल होते हैं वो बनाते हैं, किसके खिलाफ, जिस दल की क्या होती है, सत्ता होती है। तो जैसा कि किसने बनाया, वसुंधरा ने बनाया था। तो इसमें होता क्या है, तो जैसे सरकार होती है, सरकार में मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री अगर है तो होता है, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, अनेक प्रकार के क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। तो उसी प्रकार का एक मंत्रिमंडल बनाया जाता है, किसके द्वारा, विपक्षी पार्टी के द्वारा, जिसमें मुख्यमंत्री भी होता है ना, जिसमें आपके जितने भी मंत्री होते हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, परिवहन मंत्री हो, सभी क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। मतलब सत्ता पक्ष जो सरकार होती है, उस सरकार के ही रूप में विपक्ष के द्वारा क्या किया जाता है, उसी प्रकार का मंत्रिमंडल बनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। जैसे अगर राजस्थान के संदर्भ में जाओगे तो वर्तमान में अशोक गहलोत की सरकार है, ठीक है ना, और अशोक गहलोत की सरकार में जो है ना, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और बहुत सारे क्या हैं, अन्य मंत्री हैं। ठीक, अब विपक्ष में है कौन, बीजेपी, और उसमें जो लीडर है, मान लिया हम कौन, वसुंधरा है। तो वसुंधरा क्या करेगी, एक मंत्रिमंडल बनाएगी, जिसको क्या कहा जाएगा, छाया मंत्रिमंडल। और उस मंत्रिमंडल में जो है ना एक मुख्यमंत्री होगा और उतने मंत्री होंगे जितने किसमें है, गहलोत की सरकार में है। ठीक है ना, तो इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसको बनाने का उद्देश्य यह है कि सरकार जो है ना वो जन कल्याणकारी जो कार्य हैं, उसने जो वादे किए हैं वो क्या कर सके, समय पर पूरे कर सके। ठीक है ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि छाया मंत्रिमंडल क्या होता है, तो ध्यान रखना, छाया मंत्रिमंडल सामान्यतया किसके द्वारा बनाया जाता है, विपक्षी पार्टियों के द्वारा बनाया जाता है सत्ता पक्ष के खिलाफ। क्या इसका कोई संवैधानिक आधार है, तो इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। जिस प्रकार से किसका नहीं है, किचन कैबिनेट का कोई संवैधानिक आधार नहीं है, उसी प्रकार से छाया मंत्रिमंडल का भी कोई संवैधानिक आधार नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।